हम लोग यूपीएससी 2021 में जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये लेक्चर का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सही या गलत आंसर को बताना, क्योंकि वो तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय ही सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आंसर की निकाल दिया था। इस लेक्चर का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सोर्सेस को बताना और आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि आप जो सोर्सेस से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं मोर और लेस। और जो क्वेश्चन टफ़ हैं, जो किसी को नहीं आता तो किसी को भी नहीं आएगा। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि आप अपने जो सोर्सेस हैं जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें। तो देखते हैं कि आज मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन मेनली डिस्कस करूँगा और फिर क्लास दर क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए कि सीपी जो प्रीलिम्स 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है, सेट ए है। इसमें मैंने एनालिसिस किया तो मॉडर्न के क्वेश्चन 9 मॉडर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे, मिडिवल से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंशिएंट से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि टोटल 19 क्वेश्चन इस बार हिस्ट्री से पूछा गया है। अगर वहीं बात करें कि टफ़ और इजी टू मॉडरेट की बात करें तो टफ़ क्वेश्चन मेनली मुझे लगा जो कि 5 क्वेश्चन काफ़ी टफ़ आए थे, जिसे आपको अगर आपको नहीं पता हो तो मेनली स्किप करना चाहिए। और सेकंड चीज़ कि इजी टू मॉडर्न में 14 क्वेश्चन थे, यानी कि लगभग अगर हम देखें परसेंटेज निकालें 19 क्वेश्चन में से तो लगभग 14 क्वेश्चन, यानी कि ये 70 to 75% आपका बन जा रहा है कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, यानी कि 70 से 75% क्वेश्चन आप आराम से इसमें कर सकते थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि विद द रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल राइट सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि किसको पता है कि ये 64 योगिनी टेम्पल के बारे में एक डिटेल से जानकारी ले। लेकिन मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप निकाल कर देखेंगे तो 95 का क्वेश्चन में 64 योगिनी टेम्पल का जिक्र हुआ था ऑप्शन में, और अभी ये न्यूज़ में भी था। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ट्रिकी इसमें क्या चीज़ है, देखिए कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर ओनली जो है ये इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 64 योगिनी टेम्पल ही इंडिया में ऐसा टेम्पल है जिसका क्या है सर्कुलर टेम्पल है। बाकी भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिसके जो सर्कुलर है। तो ये ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर देते तो सीधे आप राइट आंसर पर आ जाते। देखिए कि सेकेंड ऑप्शन जो है ऑप्शन डी में भी है, बी में भी है और ए में भी है, तो राइट आंसर हो जाता सी। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन में मैंने डाला है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन, और लगभग ये समझिए कि इजी ही बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एंशिएंट टाउन्स इज़ वेल नोन फॉर द इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू द कनेक्टेड रिजर्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही क्लिशे सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हर एक किताब में मिल जाएगा आपको, चाहे आप कोई सा भी किताब पढ़ रहे हैं, या तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, या अलग से जो आर.एस. शर्मा ने लिखा है वो पढ़ रहे हैं, या फिर रोमिला थापर का पढ़ रहे हैं एंशिएंट, या फिर आपने लूसेंट रिवाइज करके गए हैं। लूसेंट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए लूसेंट का धौलावीरा द यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर है धौलावीरा। और इसका जो सोर्स है ये देखिए, ये लूसेंट का ही इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें ये दिया हुआ है पार्टिकुलर सेक्शन बनाकर। ठीक है, तो अगर आपने लूसेंट पढ़ते हैं उसका लूसेंट को रिवाइज करना बहुत इजी होता है। अगर आप रिवाइज करते होंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है क्या कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि 1600 से आगे की बात कर रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। अब ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है कि 17th सेंचुरी में कहाँ कहाँ उसकी कंपनीज लोकेटेड थी। अब ये क्वेश्चन अगर एक बार में देखें तो बहुत हार्ड प्रतीत होगा, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो बिपिन चंद्रा वाला एनसीईआरटी है। आप यहाँ देखें पेज नंबर 38 पर, ठीक है, पेज नंबर 38 पर आप ये देखें तो यहाँ दे रखा है द ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस
1600 to 1714, यानी कि ये कौन सी की बात कर रहा है, ये आपकी 17th सेंचुरी की ही बात कर रहा है, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि सीधा कौन से दिया हुआ, सूरत है, भरूच है, अहमदाबाद है, आगरा है, मछलीपट्टनम है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में फिर आप जाकर देखें तो भरूच ही एक ऑप्शन में मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। बाकी जो चिकाकोले और ट्रिचिनोपल्ली जो है ये ऑप्शन बुक में नहीं दे रखा है, और तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे ऑप्शन ए पर आ जाएंगे, यानी कि ओनली वन वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ द हर्षवर्धना इन द अर्ली 7th सेंचुरी, यानी कि अर्ली 7th सेंचुरी यानी कि 600 से आगे की बात कर रहा है, ये एडी से आगे की बात कर रहा है। वेयर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, अब नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन उस समय पावर होल्ड कर रहे थे जब गुप्ता डिक्लाइन पे था और हर्षवर्धना के बीच में। तो इसका देखिए आप आर एस शर्मा अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और आप देखिए कि लूसेंट का कमाल कि लूसेंट में भी ये पढ़ के आप जाकर और दे सकते थे। तो देखिए इसमें पहला है ऑप्शन द गुप्ता ऑफ मगधा, ठीक है, दूसरा है परमार ऑफ मालवा, तीसरा है पुष्य भूतिज ऑफ थानेश्वर, फोर्थ ऑप्शन मुखरिज ऑफ कनौज, द यदवाज ऑफ देवगिरी एंड द मैत्रकाज ऑफ वल्लभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि ये ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 5 1 3 4 6 2 3 4 एंड 5 एंड 6, जो थर्ड ऑप्शन है ये बहुत क्लिशेस है और ये आपके एनसीईआरटी में और यहाँ लूसेंट में भी दे रखा है, द पुष्य भूतिज ऑफ थानेश्वर, ये आप जानते भी होंगे। यानी कि थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है ही करेक्ट है। यानी कि आप देखिए कि अगर जिसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है आप उसको सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। डी और ए तो सीधे एलिमिनेट हो गया, अब हमारे पास बी और सी बचा हुआ है। अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा मिडिवल हिस्ट्री तो परमार्स ऑफ मालवास जो हैं, यहाँ पर आप देखिए जो लूसेंट है, लूसेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है थानेश्वर में कौन है, पुष्यभूति, वो हमने करेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, आप देखिए परमार का जो टाइम पीरियड है वो 8th सेंचुरी के बाद आते हैं, यानी लेटर 8th सेंचुरी में आते हैं, और वो 7th सेंचुरी की बात कर रहा है। 710 से 1150 में आते हैं, वो 600 AD की बात कर रहा है। यानी कि ये ऑप्शन उसमें नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। तो अगर हम सीधे सेकेंड ऑप्शन को स्ट्राइक डाउन करते हैं यहाँ पर, ये सेकेंड ऑप्शन, तो हमारे पास ये वाला जो सी ऑप्शन है वो सीधे कट जाता है और वी अराइव्ड एट द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी ये सही हो जाता। तो था ना इजी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुझे मॉडरेट क्वेश्चन लगा क्योंकि ये विजयनगर एम्पायर तो एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाता है। ये ऑप्शन बहुत क्लोज दे रखा था। देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर नूनीज द वुमेन इन द विजयनगर एम्पायर वेयर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया, और यहाँ पे रेसलिंग दे रखा है, एस्ट्रोलॉजी दे रखा है, अकाउंटिंग दे रखा है और सूट सेइंग दे रखा है, और आपके पास ये ऑप्शन है। आप देखिए कि इसी से रिलेटेड जो हमारा जो लूसेंट है इसमें कुछ दे रखा है। यहाँ पर देखिए सोसाइटी में ये विजयनगर रूलर का ही था। इट वॉज ओनली एम्पायर इन द मिडिवल इंडिया विच एम्प्लॉयड वुमेन इन द स्टेट सर्विसेज। ठीक है, क्लियरली नहीं दे रखा है। वुमेन इवन वेंट टू बैटल, यानी कि बैटल के लिए जा रहे हैं, यानी रेसलिंग से रिलेटेड है। तो हम ऑप्शन सी को काट सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सही है, 1 सही है। उसके बाद ऑल्सो इट वॉज ओनली स्टेट डेट प्रमोट विडो रिमेरेज, स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, सिर्फ इतना दे रखा है। लेकिन अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, मेरी एनसीईआरटी पता नहीं किसी ने हड़प लिया वो मिडिवल की, वो एनसीईआरटी में आप जाके देखेंगे तो उसमें और भी दे रखा है, वो रेसलिंग भी दे रखा है, एस्ट्रोलॉजी भी दे रखा है, काउंटिंग भी दे रखा है और सूट सेइंग भी दे रखा है। तो यानी ऑप्शन डी ये सही होता। ये निर्भर करता था कि आपने कितनी अच्छी तरीके से उसको रिवाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द रेफरेंस टू द मदनापल्ले ऑफ द आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं टफ मानता हूँ क्योंकि ये रेगुलर किताब बुक्स में नहीं दे रखा है, ये द हिंदू पेपर में एक न्यूज़ में आया हुआ था और उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए द हिंदू में ये आया था कि व्हेन जन गण मन गॉट इट्स ट्यून, ये कब आया था, February 27, 2021 में, यानी कि 2021 का ही न्यूज़ है। एग्ज़ाम था हमारा
10 अक्टूबर को, राइट। और ये फरवरी में ही ये न्यूज़ आया हुआ था। और यहाँ पर आप देखें तो सीधा लिखा हुआ है, इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट रविंद्रनाथ टैगोर ऑथर्ड द नेशनल एंथम जन गण मन इन 1911, बट नाउ नॉट मेनी नो दैट it was translated into English as Morning Song of India and given the tune on the February 28, 1919 during Tagore's brief stay at मदनापल्ले। अब देखिए आप ऑप्शन पढ़ें। ऑप्शन में आप जब पढ़ेंगे तो पिंगली वेंकैया डिज़ाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर, ये गलत हो गया। पताभी सीतारमण, ये देखो जो ऑप्शन नंबर सी है, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम द बंगाली टू इंग्लिश ईयर, ये ऑप्शन अभी हमने देखा न्यूज़पेपर के आर्टिकल से कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। तो ये रिलेटेड भी टफ था, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा तो इसको याद रखना बड़ा ही मुश्किल है। एक बार आपने पढ़ लिया और हो सकता है कि आपके मेमोरी से वो वाइप आउट हो चुका है, तो ऐसा सपना नहीं आएगा कि ये न्यूज़ हमारा एग्ज़ाम में आने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो 3 ऑप्शन दे रखा है मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ, अगर ये कॉमनली बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ बुर्ज हुम के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बुर्ज हुम आप देखे होंगे कि ये जो पैलेलिथिक एज था उसमें आपने पढ़ा होगा कि कश्मीर में एक ब्यूरियल था यहाँ पर, वेल नोन फॉर द ब्यूरियल। बाकी के ऑप्शन आपको यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो जैसे कि बुर्ज होम है, रॉक कट सिरिंज, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत था। तो आप सीधे सीधे 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन अब ये 2 ऑप्शन में एक है कि भाई कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए 3rd नंबर तो सही है, 2nd नंबर सही है कि नहीं सही है, इस पर यहाँ पर डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे, ये टफ क्वेश्चन में है, ये आप स्किप कर सकते थे। नेक्स्ट है, अब ये मिडीवल का क्वेश्चन है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द इल्तुतमिश दैट चंगेज़ खां रीच द इंडस इन द परस्यूट ऑफ द फ्यूगेटिव ख्वाजरिम प्रिंस। ये देखिए ये एक्चुअली 1221 एडी में, राइट, ये चंगेज़ खां ने ये काम किया था और उस समय इल्तुतमिश की ही शासन थी, तो ये ऑप्शन सही था, ठीक है। और ये जो है ये आप अपने मिडीवल हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं, जो सतीश चंद्रा की मिडीवल हिस्ट्री है उसमें अच्छे से दे रखा है, राइट। नेक्स्ट है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द आइलैंड। ये देखिए ये बार बार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी याद करने के लिए बता रहा है कि आप क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखें। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन था और जो तैमूर ऑक्युपाइड जो मुल्तान एंड द क्रॉस द इंडस, ये जो इंसिडेंट था ये दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में हुआ है। तैमूर ने जो ये काम किया था वो 1380 एडी में किया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन उससे बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। यहाँ तक कि जो लास्ट जो शासन था फिरोज शाह तुगलक का वो 1383 के आसपास ही ख़त्म हो चुका था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। अब मान लीजिए कि ऑप्शन 1 हमारा सही है, ऑप्शन 2 गलत है, तो सीधे सीधे ये भी गलत है, ठीक है। और 3rd ऑप्शन देखने के लिए तो अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने 1 सही मार रखा है। अगर मान लीजिए कि 1 सही आपको नहीं पता और ये आप ऑप्शन देखते कि इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय II ऑफ द विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला, तो आप जानते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में पहुंचे थे और वो जमुरीन जो एक रूलर थे उन्होंने उनका स्वागत किया था। तो ये बहुत ही क्लीशे सा ये जो है ऑप्शन था, इसको आप सीधे रॉन्ग कर सकते थे, तो सीधे ऑप्शन ए वाज राइट आंसर। तो ये थोड़ा मॉडरेट था, राइट। और इसका देखिए ये सोर्स आप लूसेंट में आप देख सकते हैं, लूसेंट में आप देखें, सॉरी हाँ लूसेंट में यहाँ पर आपका जो कृष्ण देव राय है और यहाँ पर क्या था देवराय II, तो आप ये दोनों का टाइम फ्रेम देख सकते हैं कि उस समय जो देवराय का टाइम फ्रेम था ही नहीं। देवराय का जो जब 1498 में वास्को डी गामा आया तो उसमें सलाऊ डायनेस्टी और उस समय देवराय नहीं थे। इसी समय देखिए वास्को डी गामा आए थे, लैंडेड कैलिकट ड्यूरिंग द रेन इन 1498, और इस समय कौन थे यहाँ पर तिरुमल, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस,
ये देखिए ये रिलेटिवली टफ था क्वेश्चन, इसको आप स्किप कर सकते थे। नेक्स्ट जो है ये भी टफ था क्वेश्चन, लेकिन ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आया हुआ था। और ये क्वेश्चन आप देखिए ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा लेंदी बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में तो आप इससे आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन है मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दयाभागा वाज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं था, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। द हिंदू एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ द कोपार्शनरी प्रॉपर्टी इन हिंदू लॉ, और इसमें मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल की बात की गई है। आप अगर ये दोनों आर्टिकल पढ़ें, ये दोनों स्टेंजा पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अपर कास्ट के लिए मिताक्षरा और दयाभागा लोअर कास्ट के लिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये हिंदूज़ फैमिली के लिए जनरली दोनों था। इसमें बाइफर्केशन नहीं किया हुआ था कि दलित या फिर लोअर क्लास कास्ट के लिए कोई अलग रूल हो। तो ये आप सीधे स्ट्राइक डाउन कर सकते थे और कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि ऐसा बिल्कुल एक अपर कास्ट के लिए अलग होगा और लोअर कास्ट के लिए अलग होगा, ऐसा कहीं हिस्ट्री में जिक्र नहीं होता है। तो 1 ऑप्शन आप स्ट्राइक डाउन कर सकते थे, तो ए और सी को सीधे आप एलिमिनेट कर पाते। नेक्स्ट था कि इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, whereas दयाभागा सिस्टम इट इज़ ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर डैट द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी। अब ये देखिए ये यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट एक है, यूपीएससी में इसको एक्सट्रीम बनाता है, उसको कहीं ना कहीं गलत करता है। तो आप इसे भी काट कर सीधे ऑप्शन नंबर 3 पर आ सकते थे। और 3 पर देखिए 3rd ऑप्शन क्या था, द मिताक्षरा स्कूल सिस्टम डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेल मेंबर्स ओनली ऑफ ए फैमिली। और यहाँ पर भी देखें आप मिताक्षरा में क्या लिखा हुआ है, इन स्कूल ऑफ थॉट द, वहाँ पे देखिए मेल मेंबर्स ओनली दिया हुआ था। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि द लॉ इनहेरिटेंस वाज फॉलोड, ठीक है। यहाँ पर द एलोकेशन ऑफ द पेरेंटली प्रॉपर्टी वाज अकॉर्डेड ऑन द रूल ऑफ द पोजेशन बाय द बर्थ, विच मीन्स दैट द सन ऑफ द फैमिली हैड एक्सक्लूसिव राइट बाय बर्थ। यहाँ पर क्या है, सन ऑफ द फैमिली, और एक्सक्लूसिव है, यानी कि डॉटर का यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं था मिताक्षरा स्कूल में। तो ये ऑप्शन जो है कि ये सही था ऑप्शन, और आप सीधे 3rd ऑप्शन पर आ जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन ये करेक्ट था। इसमें ये बहुत टफ क्वेश्चन था, आप छोड़ सकते थे इसे। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भाव विभूति हस्तिमाला एंड द कासमेश्वरा वाज फेमस, ठीक है। अब ये देखिए नितिन सिंघानिया का आप बुक पढ़ते होंगे तो उसमें आपको ये मिला होगा। ये नितिन सिंघानिया का देखिए बुक है, और यहाँ पर भावभूति किस में है, राइटर्स के कैटेगरी में दिया हुआ है, ठीक है। और ये उत्तर रामचरित्रम इन्होंने लिखा था। और आप ये देखें कि जब ये अब इसमें मैच कर सकते हैं, एक ही मैच कर गया काफ़ी है। भाव विभूति कौन है, प्ले राइट्स, यानी कि ये रचयिता हैं, ये लिखने के काम करते थे। नेक्स्ट है बहुत सी क्लिशे सा टॉपिक था, मोंटेस्क्यू चैम्बर फॉर रिफॉर्म। और ये जो 1935 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, ये 20 बार पूछा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देखें, हर बार ये कहीं ना कहीं ये एक्ट पूछे जाते हैं, और पार्टिकुलरली 1919 और 1935 का एक्ट तो बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि द मोंटेस्क्यू चैम्बर रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वीमेन। यहाँ पे देखिए ऑल जो है ये वर्ड आप पकड़ में आता तो सीधे ये आप गलत कर सकते थे, क्योंकि ऑल मेंबर्स को नहीं मिला था, ये लिमिटेड था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो स्पेक्ट्रम का बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ द वोमेन वेयर ऑल्सो गिवन द राइट टू वोट। और इसके जो ड्रॉबैक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि लिमिटेड लिखा हुआ है, फ्रेंचाइजी वाज वेरी लिमिटेड। जब लिमिटेड था तो इनको सभी वुमेन को कैसे वोटिंग राइट मिल जाता, तो ये ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, यानी कि दोनों आपको पता होना चाहिए। जो सेकेंड ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वीमेन रिजर्व्ड सीट इन द लेजिस्लेचर, ये ऑप्शन सही था, क्योंकि उस समय रिजर्व सीट इनको मिला हुआ था वीमेन को। साथ साथ जैसे कि और भी जो कास्ट के कैटेगरी थे, वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो एक्सटेंड हुआ था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सही था, और ऑप्शन बी पर आप स्ट्राइक डाउन करते तो ऑप्शन बी सही हो जाता, सेकंड ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, विद द रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942। हर एक किताब में लिखा हुआ है, और आप जानते हैं कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। और आप एनसीईआरटी में भी देखें, जो बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी है, यहाँ भी सीधा सीधा दे रखा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट बॉम्बे
8 अगस्त 1942 इट पास्ड द फेमस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जा रही थी, रिजोल्यूशन की बात की जा रही थी और 8 अगस्त की बात की जा रही थी, तो यानी क्विट इंडिया रिजोल्यूशन सही हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए शुरुआत ही टफ क्वेश्चन से है, क्योंकि ये बहुत ही या तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन, ए ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन द इंग्लिश। अब यहाँ देखिए आपको चारों जो ऑप्शन दे रखा है बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे रखा है और कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, इसमें एलिमिनेट करने का कोई गुंजाइश नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या सरोजिनी नायडू। अगर आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ जानते हैं तो उतना डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनका फेमस है, तो आप इनको थोड़ा सा अलग रख सकते थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक, ये भी बहुत सारे बुक लिखा हुआ है इन्होंने, और ये जर्नल भी चलाते थे जैसे केसरी और मराठा, और एक बार इन्होंने गीता के बारे में भी लिखा हुआ है। तो अगर आप ये भी देखें कि ये थोड़ा सा क्लिशे सा है तो इनको भी साइड कर सकते हैं। मेन है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये टफ था और डायरेक्टली किताब में कोई नहीं दे रखा है। इसका राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। वैसे हर एक साल गांधी जी पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार आप गेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है और बेवकूफ़ी है, क्योंकि 14 क्वेश्चन जब आपको मॉडरेट से इजी मिल रहे हैं तो आप टफ क्वेश्चन में क्यों आप जाकर यहाँ पे वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद द रेफरेंस ऑफ द मिडिवल इंडिया। ये मिडिवल इंडिया की बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द साइज। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है यानी कि बढ़ते क्रम में है, यानी कि जब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो आप यहाँ पर देखें कि ये पूरा दे रखा है मिडिवल इंडिया का ही। जो सबसे छोटा इसमें क्या है, परगना। यहाँ पे ग्राम है, ग्राम का तो ऑप्शन नहीं है, परगना है, तो परगना आ गया, फिर सरकार है और फिर सूबा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि परगना, सरकार और सूबा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल विद लेटर केम टू बी नोन एज द बेथुन फीमेल स्कूल। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखा था, एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सरोजिनी नायडू। ये बिपिन चंद्रा में आपका दे रखा है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत ही ईजी सा है। यहाँ पर देखिए इन 1850 विद्यासागर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एज सेक्रेटरी टू द बेथुन स्कूल ही वॉज वन ऑफ द पायोनियर ऑफ द हायर एजुकेशन फॉर द वीमेन। किन की बात की जा रही है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, और इसका आपको जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसी में इसका आंसर दे रखा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड द गुरुबख्श सिंह ढिल्लोन आर रिकमेंडेड एज। ये भी बिपिन चंद्रा से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और आप यहाँ पर देखें कि ट्रायल ऑफ द सोल्जर एंड द ऑफिसर ऑफ INA, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट द ट्रायल इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लोन and the Prem Sehgal, officer of the INA, who has earlier been officer in the British Indian Army। यानी कि ये कौन किससे रिलेटेड है, ऑफिसर ऑफ द INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेशनल एकेडमी जो आर्मी है। तो यहाँ पर हो जाता ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि डी ऑप्शन सही था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेट, मैं बोल सकता हूँ इसको, और विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निजामत ऑफ आरकोट इमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। दूसरा है मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये बिल्कुल सही था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है और आपका जो बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं आप उसमें भी दे रखा है। यहाँ पे देखिए बिपिन चंद्रा में दे रखा है कि हैदर अली, ठीक है, विजयनगर एम्पायर, तो आप ये ऑप्शन सही मान सकते थे। नेक्स्ट है रोहिलाखंड, और ये अहमद सिंह दुरानी, ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो अगर थर्ड ऑप्शन काटते हैं तो ये ऑप्शन सी और डी स्ट्राइक डाउन हो जाता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए, ए और बी, और 1, 2 और ये दोनों सही है। इसमें से आपको अगर आप लकी होते तो आप आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अजंता केव लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। ये आपका जो नितिन सिंघानिया आप पढ़ते हैं उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए अजंता इज सीरीज ऑफ रॉक कट केव
सह्याद्री रेंज, वघोरा रिवर नियर औरंगाबाद। तो ये नियर औरंगाबाद यानी कि ऑप्शन ए ये सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट अब ये यहाँ पर हमारा जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। तो आप देखें कि इजी टू मॉडरेट 14 क्वेश्चन है, अगर 13-12 भी आप कर पाते और बाकी अगर छोड़ पाते तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होता। ठीक है, अगर लेकिन आप सभी क्वेश्चन के लिए जाते और बहुत सारे आंसर गलत कर देते तो आपका निगेटिव ज़्यादा हो जाता और जो आप पॉजिटिव भी किए हैं उसमें भी मार्क्स निगेटिव हो जाता। तो ये था हिस्ट्री का, हमने बताया आपको रिसोर्सेस में मेनली हमने देखा कि लूसेंट, नितिन सिंघानिया फॉर द आर्ट एंड कल्चर, और हमने मॉडर्न के लिए कौन सा इस्तेमाल किया, जो बिपिन चंद्रा, जो अपनी जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। तो मेडिवल बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके लिए मेंस में नहीं काम आता है, तो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं, एंशिएंट भी आप लूसेंट से कर सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन आपके जो किताब पढ़ रहे हैं वो उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। लगभग आपको 70 से 75 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपके स्टैंडर्ड बुक से पूछे गए हैं, कोई अलग से नहीं पूछा गया है। 1-2 क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर में जो आए थे उससे क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको आप छोड़ भी सकते थे। तो ये रहा हिस्ट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम दूसरे सेक्शन से के साथ आएंगे और उसका भी हम रिसोर्सेज बताएंगे और बताएंगे कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन मिल रहे थे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।